welcome back. I am Sakshi and I am back with one more video for KVS PGT Biotechnology students. So this video is for revision and practice purpose. आज की वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी के कुछ MCQs को सॉल्व करने वाले हैं. हम ट्राई करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इन MCQs के थ्रू कवर करें. इसके अलावा PYQs ऑलरेडी मेरे चैनल पर 2 पार्ट्स में अपलोडेड हैं. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हो. आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. और इसके अलावा रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी MCQ वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. आप लोग जाकर देख सकते हो. आई एम श्योर दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन. तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो. आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्सेज आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट. हमारी बॉडी में जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो सबसे ज़्यादा किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है. तो हमारी बॉडी में 2 तरह की इम्यूनिटी होती है. एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है. ये वो इम्यूनिटी होती है जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. और अडेप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आफ्टर बर्थ बाहर से हमारी बॉडी एक्वायर करती है, वैक्सीन्स के थ्रू, या फिर जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन से इन्फेक्ट होती है तो हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है उस पैथोजन के अगेंस्ट. तो इस तरीके से 2 तरह की इम्यूनिटी होती है. आपसे पूछा है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो किन के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है. तो पहला आपका ऑप्शन है एंटीजेंस रिजेंबलिंग सेल्फ एंटीजेंस. ऐसे एंटीजेंस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल्फ एंटीजेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, जो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एंटीजेंस के अगेंस्ट. तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है. फिर बोला है कॉमन एपिटोप्स ऑन बैक्टीरियाज. बैक्टीरियाज के ऊपर जो कॉमन एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट. फिर बोला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीजेंस. ऐसे एंटीजेंस जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, इंजीनियर किया गया है, ये भी गलत ऑप्शन है. वायरसेस दैट हैव प्रीवियसली कॉज्ड इन्फेक्शन. ऐसे वायरसेस जिन्होंने पहले से इन्फेक्शन जो है वो कॉज की है. तो वायरसेस जो हैं इनके अगेंस्ट इंटरफेरॉन्स जो हैं वो काम करते हैं, और इंटरफेरॉन्स जो हैं ये हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं. तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन, दैट इज कॉमन एपिटोप्स ऑन बैक्टीरियाज. ऐसे एपिटोप्स जो बैक्टीरियाज की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं जो बैक्टीरियाज की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनके अगेंस्ट हमारा इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो काम करता है. फिर आपसे पूछा है विच सिचुएशन बिलो डिस्क्राइब्स एन एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी. आपको 4 एग्जाम्पल्स दी हैं ऑप्शंस में. आपको बताना है कि कौन सी एग्जाम्पल इन्नेट इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है. एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय प्लाज्मा सेल्स. प्लाज्मा सेल्स से जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, क्या वो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है? नो, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है. एंटीजन रिमूवल बाय सीलिया इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट होती हैं जो हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनका क्या काम होता है? ये हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी जो नेजल ट्रैक्ट है, उसमें से एंटीजेंस को रिमूव करने का ये काम करती है. देखते हैं. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन बाय एंटीबॉडी बाउंड टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम. तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो है ये भी हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी का काम होता है. ये भी गलत ऑप्शन है. मेमोरी रिस्पॉन्स टू इन्फ्लुएंजा सेल्स. तो जो मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं उनका रिस्पॉन्स जो है ये भी अडेप्टिव इम्यूनिटी में आता है. तो बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे. बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सीलिया जो है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, इसके अलावा जो हमारे नेजल हेयर्स होते हैं, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सब की सब इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं. तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा. फिर आपसे बोला है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज टू. हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है ब्लॉक पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी. पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकना. तो ये हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम का काम होता है, इन्नेट इम्यूनिटी का ये काम होता है. तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया. फिर है क्योर एलर्जिक रिएक्शंस. ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है. फिर है, देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. जब आप सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हो, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब एक एक करके आप सभी ऑप्शंस को पढ़ते हो, मान लो कि आपको पहला ऑप्शन सही लग गया, तो आपको पहले ऑप्शन को ही सही देखकर आंसर मार्क करके नहीं आना है. आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट जो है वो ऐसी दी होती है जो आपके आंसर को सूट करे, लेकिन साथ ही साथ आपके ऑप्शंस में एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपके क्वेश्चन को बेटर सपोर्ट करे
देन द प्रीवियस स्टेटमेंट। तो आपको हमेशा चारों ऑप्शंस को गो थ्रू करना है और उनमें से जो बेस्ट आंसर आपको लगता है आपने अपने क्वेश्चन के लिए हमेशा उसको मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहला ऑप्शन पढ़ा आपको लगा कि हाँ ये ठीक है आप उसको टिक करके आ जाओगे। हो सकता है आगे कोई ऐसा ऑप्शन दिया हो जो उससे भी बेटर आपके आंसर को सपोर्ट करे। तो इसलिए जब भी स्टेटमेंट टाइप आंसर्स आपको दिए होते हैं तो आपको सभी स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करना है। ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। सो सेकंड ऑप्शन है क्योर एलर्जिक रिएक्शंस, फिर है किल ट्यूमर सेल्स को किल करना, या फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस अपॉन री इन्फेक्शन, यानी कि एक बार डिजीज होने के बाद दोबारा से जब री इन्फेक्शन होती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना, यानी कि स्पेसिफिक एंटीजेंस जिन्हें हमारी बॉडी पहचानती है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को सबसे बेस्ट सूट कर रहा है। जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो मेमोरी सेल्स को जनरेट करता है, और ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, जभी भी कोई ऐसा पैथोजन जिसने हमें पहले भी इन्फेक्ट किया था वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये मेमोरी सेल्स एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। तो इस तरीके से जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो री इन्फेक्शन से हमें बचाता है। आगे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इन्फ्लेमेशन डज नॉट इन्वॉल्व। इन चारों इवेंट्स में से कौन सा इवेंट है जो इन्फ्लेमेशन के दौरान नहीं देखा जाता? पहला है साइटोकाइन प्रोडक्शन बाय मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है ये साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल देखा जाता है। माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आउट ऑफ द सर्कुलेशन। ल्यूकोसाइट्स जो है ये सर्कुलेशन से बाहर आकर जो साइट ऑफ इंजरी है वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एकदम करेक्ट है। पेन एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये भी एकदम करेक्ट है। फिर बोला है सेक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो इन्फ्लेमेशन में एंटीबॉडीज के सेक्रीशन का कोई रोल नहीं होता है, तो डी ऑप्शन के साथ आप जाओगे क्योंकि आपसे यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी है। अगले क्वेश्चन में बोला है इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स वायरस आर इम्यून टू सेम डिजीज ड्यू टू। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया है वो अगली बार के लिए उस डिजीज से इम्यून हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से उनको स्मॉल पॉक्स होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ लार्जर क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। ऐसा नहीं होता, जब एंटीबॉडीज का काम खत्म हो जाता है तो ये एंटीबॉडीज डिसअपियर हो जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स, क्योंकि लॉन्ग लिव्ड बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहने वाले मेमोरी सेल्स जो है वो बॉडी में प्रेजेंट हैं। जब री इन्फेक्शन होता है तो ये मेमोरी सेल्स उस पैथोजन को पहचान लेते हैं और इम्यून सिस्टम को सिग्नल भेज देते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये ठीक लग रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से तो ये तो नहीं है। आपका लाइफस्टाइल चाहे कितना भी हेल्दी हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस तो फिर भी होने के चांसेस रहते ही हैं। जनरेशन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस के जनरेशन की वजह से तो ये भी एकदम गलत ऑप्शन है, तो आप बी ऑप्शन के पास जाओगे क्योंकि मेमोरी सेल्स जो हैं वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? अब बात आती है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की। तो ये क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं। जब हमारी बॉडी में किसी पैथोजन से पहली बार इन्फेक्शन होती है, यानी कि जब किसी पैथोजन को हमारी बॉडी पहली बार इनकाउंटर करती है, उस केस में जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करती है वो होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और ये स्लो होता है। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में बन जाते हैं मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जो कि उस पैथोजन की मेमोरी को कैरी करते हैं। अब दूसरी बार जब सेम पैथोजन हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है तो हमारी बॉडी जनरेट करती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, यानी कि सेकेंड इन्फेक्शन विद सेम पैथोजन। तो इस टाइम जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा और ये फास्ट होता है नेचर में, क्योंकि हमारी बॉडी फटाफट से उस पैथोजन को पहचान लेती है। अब आपके ऑप्शंस हैं IgG आइसोटाइप, लो एफिनिटी एंटीबॉडीज, हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज, या फिर नो लैग फेज। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इतनी बात तो आप समझ सकते हो कि जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है किसी पैथोजन के अगेंस्ट तो हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज बनेगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस एंटीजन को पहचानती है। तो हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज बनेगी, यानी कि पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी। क्योंकि हमारी बॉडी उस पैथोजन को पहचानती है तो हमारी बॉडी
उस पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी और जो पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होंगी उनकी एफिनिटी बहुत हाई होती है क्योंकि वो उसी पैथोजन के साथ जाकर सीधे बाइंड करेगी, उन पर अटैक करेगी। तो ऑब्वियसली लो एफिनिटी एंटीबॉडी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आ ही नहीं सकता। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन के साथ आप जाओगे, यानी कि आईजीजी आइसोटोप, नो लैग फेस और हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज जो है ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। The immunoglobulin that results in histamine release is, वो immunoglobulin, वो एंटीबॉडी जो कि हिस्टामिन रिलीज करती है वो कौन सी है? IgE, IgG, IgM या फिर IgD। तो अगर मैं बात करूं हिस्टामिन्स की, तो हिस्टामिन्स कब प्रोड्यूस होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन के दौरान। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस कब होती हैं? जब हमारी बॉडी में कोई ऐसे पार्टिकल्स एंटर करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी स्टिल उनके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। जैसे कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को आपने देखा है नट से एलर्जी होती है ना, कुछ लोगों को कुछ सर्टन स्पेसिफिक फूड से एलर्जी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक चीजों को फॉरेन मॉलिक्यूल्स या हार्मफुल मॉलिक्यूल्स कंसीडर करती है, चाहे वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना भी हो। तो उस केस में क्या होता है, जो आईजीई है, ये आईजीई जाकर बाइंड करती है मास्ट सेल्स के साथ में। ये मास्ट सेल्स के साथ में जाकर बाइंड करती है और जो मास्ट सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन नाम के एक सब्सटेंस को। और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में इचिंग और रैशेस जैसे सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। फिर आगे बोला है the class of immunoglobulins that can be transported across epithelial cells is, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या ऐसी एंटीबॉडीज जो एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस कर सकती हैं वो कौन सी हैं? एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस कर सकती हैं, यानी कि हमारी बॉडी की जो इनर लाइनिंग होती है, जो हमारी बॉडी के इनर ट्रैक्ट्स को लाइन करती है, उसे क्रॉस कर सकती है, यानी कि हमारी सेक्रीशंस में प्रेजेंट होती है। IgG, IgE, IgA या फिर IgM। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो IgA है, ये एंटीबॉडी आपको याद रखना है हमारी बॉडी की सेक्रीशंस में, जैसे कि म्यूकस में प्रेजेंट होती है। जितनी भी हमारी बॉडी की सेक्रीशंस होती हैं उनमें IgA जो है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे हम सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट बोला है ऑल ह्यूमंस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज ओनली आफ्टर दे आर, सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगते हैं जब इन्फेक्टेड विद अ पैथोजन, जब पैथोजन से वो इन्फेक्ट होते हैं। इम्यूनाइज्ड विद एन एंटीजन, जब किसी एंटीजन से वो इम्यूनाइज होते हैं। जैसे अभी कोविड के लिए हम सब ने क्या ली? वैक्सीन्स ली। तो क्यों ली? ताकि हमारी बॉडी में क्या हो, एंटीबॉडीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट प्रोड्यूस हों। फिर है एक्सपोज टू एन एंटीजन, जब कोई ह्यूमन बीइंग जो है एंटीजन को एक्सपोज होता है, यानी कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। या फिर है नन ऑफ दीज। तो ये सभी के सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता तो हम जाते इस ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज की जगह होगा ऑल ऑफ दीज, तो आप डी ऑप्शन के साथ में जाओगे। फिर बोला है चूज द मिसमैच, मैच आपको दिया हुआ है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो गलत मैच है। IgG द मोस्ट एबंडेंट टाइप इन सीरम, हमारे सीरम में IgG जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। IgA मेजर एंटीबॉडी इन सिक्रीशंस सच एज सलाइवा, टीयर एंड ब्रेस्ट मिल्क, तो अभी हमने पढ़ा IgA हमारी बॉडी की सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, ये भी करेक्ट है। फिर बोला है IgD plays an important role in protecting against pathogens that invade through the gut or respiratory mucosa, तो हमारे गट से यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जब कोई एंटीबॉडी एंटर करेगी तो IgD हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी। देखते हैं IgE least abundant and latest isotype which plays an important role in hypersensitivity, yes ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। IgE जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी में इसका रोल देखने को मिलता है, तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये मिसमैच है। जब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या गट के थ्रू कोई पैथोजन एंटर करता है तो वहां पे IgA हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस को, जो कि एक थिक डेंस सिक्रीशन होती है, सब्सटेंस होता है। इसमें प्रेजेंट होती है IgA जो हमें इन ट्रैक्ट्स के थ्रू आने वाले पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है।
ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड पैसिवली बाय। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है उसे हम कैसे एक्वायर करते हैं? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये वो इम्यूनिटी है जो हमें मिलती है थ्रू एंटीबॉडीज के थ्रू जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और इन एंटीबॉडीज को कौन सिक्रीट करता है? इन्हें सिक्रीट करते हैं प्लाज्मा सेल्स। इसके अलावा एक और तरह की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है जो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, विच इज मीडिएटेड बाय टी सेल्स के एक्शन से ये हमें मिलती है। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को सिक्रीट करती है। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है इसमें पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। ये क्विक होती है, फास्ट होती है। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। कैचिंग अ वायरस फ्रॉम अ फ्रेंड बाय शेकिंग हैंड्स, receiving a vaccine of influenza virus grown in eggs, receiving serum from someone who has recovered from an infection, receiving leukocytes from an immune फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि जब हम किसी डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो आप जाओगे बी ऑप्शन के साथ। फिर है लाइव वैक्सीनीज। लाइव वैक्सीन्स क्या होती हैं? लो डोज ऑफ द इन्फेक्शियस बैक्टीरिया एडमिनिस्ट्रेड एज प्रोफाइलेक्टिक, यानी कि किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए किसी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की जब हम लो डोज अपनी बॉडी को देते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो। फिर है अ डोज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन इन अ मॉडिफाइड फॉर्म विच रिटेन्स इम्यूनोजेनिसिटी बट इज नॉट पैथोजेनिक। किसी बैक्टीरियल स्ट्रेन को हमने ऐसे मॉडिफाई किया है कि वो इम्यूनोजेनिसिटी को रिटेन करता है लेकिन पैथोजेनिसिटी को नहीं, और फिर उसे हम अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। अब यहाँ पे पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब हुआ? कोई पैथोजन जो है वो पैथोजेनिक कब होता है? जब वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन। अगर मैं बात करूँ इम्यूनोजेनिसिटी की, तो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमने जो पैथोजन है उसे ऐसे मॉडिफाई किया है कि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता लेकिन हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट जरूर कर सकता है। फिर है अ लो डोज ऑफ टॉक्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम। हम किसी बैक्टीरियल टॉक्सिन को लो डोज में अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। या फिर अ सैंपल सेल्स फ्रॉम पेशेंट हु रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज, या फिर कोई सैंपल सेल्स लेते हैं हम ऐसे पेशेंट से जिसने अभी अभी उस डिजीज से रिकवर किया है। तो बी ऑप्शन के साथ आप जाओगे। बी ऑप्शन आपका आपका करेक्ट है। लाइव वैक्सीन जो हैं उनमें क्या किया जाता है? जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है या फिर जो भी पैथोजन है उसे ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि वो इम्यूनोजेनिसिटी को रिटेन करे लेकिन पैथोजेनिसिटी उसकी खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स फाउंड इन सीरम। सीरम में पाए जाने वाले कुछ एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन से अमीनो एसिड्स जो है उन्हें ब्रेक करते हैं। फिर है इज सिक्रीटेड बाय मैक्रोफेजेस इन रिस्पॉन्स टू एंटीबॉडीज। ये मैक्रोफेजेस जो हैं वो एंटीबॉडीज के रिस्पॉन्स में सिक्रीट करते हैं। पार्टिसिपेट इन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये इनेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों में पार्टिसिपेट करता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे, यानी कि ऑल ऑफ अबव आर ट्रू। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? ये सीरीज ऑफ इम्यून रिएक्शंस होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैस्केड ऑफ इम्यून रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रिवेंट करने के लिए चलाई जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इम्यून सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो पैथोजन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, और ये इनेट और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स दोनों में ही रोल प्ले करता है। फिर आगे बोला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिफर फ्रॉम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज इन देयर प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिंग विद। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर मैं बात करूं मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज की, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं ये एक तरह के इम्यून सेल्स को यूज करके बनाई जाती हैं। सेम तरह के इम्यून सेल्स को यूज करके बनाई जाती हैं। और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स को यूज करके बनाई जाती हैं। ये दोनों ही प्लाज्मा बी सेल्स से बनाई जाती हैं।
ये दोनों ही सेम तरह के एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है एफिनिटी रखते हैं, सेम तरह के एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये किसी एक तरह के एपिटोप के साथ में रिएक्ट कर सकती है, स्पेसिफिक एपिटोप के साथ में ये रिएक्ट करेगी। लेकिन जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है ये अलग अलग एपिटोप्स के साथ में रिएक्ट्स कर सकती है, यानी कि ये स्पेसिफिक एपिटोप के लिए नहीं होती, ये डिफरेंट एपिटोप्स के साथ में रिएक्ट कर सकती है। अब आपके ऑप्शंस पर चलते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक एपिटोप, स्पेसिफिक क्लोन ऑफ सेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। स्पेसिफिक एपिटोप के साथ में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिएक्ट करती है लेकिन पॉलीक्लोनल नहीं करती, तो ये आपका यहाँ पर डिफरेंस होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। प्लाज्मा सेल्स आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स, तो प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। IgA इज द प्रीडोमिनेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन सेक्रीशन, सेक्रीशंस में प्रीडोमिनेंटली IgA इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलती है, ये भी एकदम करेक्ट है। द सेक्रेटरी कॉम्पोनेंट इज एसोसिएटेड विद IgM, नो। जब बात ही सेक्रेटरी कंपोनेंट की हो रही है तो यहाँ पर सेक्रेटरी एंटीबॉडी होगी, यानी कि IgA के साथ में सेक्रेटरी कंपोनेंट एसोसिएटेड होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आपकी इनकरेक्ट है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे क्या है, द पेंटामर्स ऑफ IgM आर फॉर्म्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ये भी एकदम करेक्ट है। IgM जो है ये पेंटामेरिक होती है, यानी कि कुछ ऐसी आप लोग देख सकते हो, इस तरह की होती है और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू पेंटामर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं, तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। आगे बोला है इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज विल बी मोस्टली, न्यू बॉर्न बेबीज का जो सीरम है उसमें कौन सी एंटीबॉडी मेनली प्रेजेंट होगी। IgM ऑफ मैटरनल ओरिजिन, IgG ऑफ मैटरनल ओरिजिन, IgG ऑफ एंडोजिनस ओरिजिन या फिर IgM ऑफ एंडोजिनस ओरिजिन। तो बात करते हैं हम IgM और IgG के बारे में। तो IgG जो है ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और ये न्यू बॉर्न्स की बॉडी में प्रेजेंट होती है। और IgM जो है ये ऐसी एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी में सबसे पहले प्रेजेंट होती है जब हमारी बॉडी किसी भी इंफेक्शन से फाइट करती है, और ये हमारे ब्लड और लिम्फ में मेनली पाई जाती है। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी बॉडी में IgG प्रेजेंट होती है, और कौन सी, मैटरनल ओरिजिन की, क्योंकि ये मदर की बॉडी से ट्रांसफर हुई है। एंडोजिनस ओरिजिन आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये बेबी की बॉडी में खुद से प्रोड्यूस नहीं हुई है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो है बेबी की बॉडी में जाती है, तो IgG आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर बोला है जे चेन इज फाउंड इन, जे चेन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, IgM में, IgA में, IgM और IgA में या फिर IgE में। तो जे चेन पाई जाती है IgM और IgA में। IgM जो है ये पेंटामेरिक है और IgA जो है ये डाइमेरिक होती है। तो IgA जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक जे चेन। जे चेन जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और अगर मैं बात करूँ पेंटामेरिक यानी कि IgM की, तो IgM जो है वो कुछ ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होती है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी जे चेन। ये जे चेन जो है ये पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और साथ ही साथ इम्यून रिस्पॉन्स में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। टी लिम्फोसाइट्स आर कंडीशन बाय बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट्स जो है इनकी कंडीशनिंग बोन मैरो में होती है, यानी कि इनकी जो मैचुरेशन होती है वो बोन मैरो में होती है। दूसरी स्टेटमेंट बोली है बी लिम्फोसाइट्स आर कंडीशनड बाय थाइमस, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स जो है वो थाइमस में कंडीशन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट से एक दूसरे की उल्टी है। टी लिम्फोसाइट्स को टी लिम्फोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थाइमस में मेच्योर होते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो है ये बोन मैरो में मेच्योर होते हैं। फिर आगे है बी सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स, बी सेल्स जो हैं ये प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर बोला है टी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस साइटोकाइंस, टी सेल्स जो हैं कि साइटोकाइंस को प्रोड्यूस नहीं करते। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेगोसिटिक इन नेचर, इनमें से कौन सा लिम्फोसाइट जो है वो फेगोसाइटिक नहीं है, यानी कि पैथोजेंस को इंगल्फ नहीं करता। न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स या फिर माइक्रोफेजेस, तो बी सेल्स आपका यहाँ पर, बी लिम्फोसाइट्स आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है।
फिर बोला है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट विच मींस दे आर, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं ये मल्टीपोटेंट होते हैं नेचर में। इसका क्या मतलब है? दे आर एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स, ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एनी ब्लड सेल, ये किसी भी ब्लड सेल में डेवलप हो जाते हैं। कमिटेड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ अ सिंगल लीनिएज, ये किसी एक सिंगल लीनिएज के ही सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। या फिर ये नॉन सेल्फ रिन्यूइंग होते हैं, ये खुद को सेल्फ रिन्यू नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं ये मल्टीपोटेंट होते हैं और इसका ये मतलब होता है कि ये किसी भी ब्लड सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से जो है ओरिजिनेट होते हैं। ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये डिवाइड करके डिफरेंट सेल्स बनाता है और ये जो सेल्स हैं इनकी फिर आगे अपनी अपनी लिनिएजेस जो है वो चलती हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कभी, वो आप लोग देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाओ यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्लूरीपोटेंट सेल की, तो प्लूरीपोटेंट सेल्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के किसी भी सेल को बना सकते हैं, यानी कि किसी भी सेल में अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर बोला है प्राइमरी लिम्फोइड सेल्स, जो प्राइमरी लिम्फोइड सेल्स होते हैं उनके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो प्राइमरी लिम्फोइड सेल्स या फिर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या आते हैं? एक तो आता है हमारा बोन मैरो, जहां पर बी सेल्स की मैचुरेशन होती है, और दूसरा आता है थाइमस, जहाँ पे हमारे टी सेल्स की मैचुरेशन होती है। अब आगे आपके ऑप्शंस हैं, आर एफिशिएंट इन एक्सपोजिंग टी सेल्स टू फॉरेन एंटीजन, ये टी सेल्स को फॉरेन एंटीजन के साथ में कांटेक्ट करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। आर द प्राइमरी साइट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस एंड मैचुरेशन, एंटीबॉडीज की सिंथेसिस और मैचुरेशन के लिए ये प्राइमरी साइट्स का काम करते हैं। फिल्टर ब्लड एंड ट्रैप ब्लड बॉर्न एंटीजन्स, ये ब्लड की फिल्ट्रेशन में काम करते हैं और ब्लड बॉर्न एंटीजन्स जो है उन्हें ट्रैप करते हैं। प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर सिंथेसिस एंड मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स, बी और टी सेल्स की सिंथेसिस और मैचुरेशन के लिए ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सबसे अप्रोप्रिएट है। जो प्राइमरी लिम्फॉइड सेल्स होते हैं ये हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं उनकी सिंथेसिस और उनकी मैचुरेशन के लिए ये साइट्स होती हैं। फिर बोला है पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर आ जाते हैं हमारे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन आ जाती है, टॉन्सिल्स आते हैं, फिर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स आती हैं। तो इनका क्या काम होता है? आर सेंट्रली लोकेटेड इन एब्डोमेन टू प्रोटेक्ट द वाइटल फंक्शंस, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं हमारे वाइटल फंक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज कांटेक्ट बिटवीन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट्स, एंटीजन और लिम्फोसाइट्स के बीच में कांटेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूस एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स फ्रॉम स्टेम सेल्स, इसमें कोई रोल नहीं है। सीक्वेस्टर एंटीजन टू मिनिमाइज इट्स डैमेज, ये भी गलत ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो हमारे पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिम्फ नोड्स हो गए, स्प्लीन्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, ये हमारी एंटीजन और लिम्फोसाइट्स के बीच के कांटेक्ट को मैक्सिमाइज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे बोला है लैक ऑफ थाइमस लीड्स टू इंक्रीज्ड इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। थाइमस, किसी की बॉडी में जो है थाइमस जो है वो एब्सेंट है या फिर थाइमस जो है वो डिसफंक्शनल है, तो इस केस में क्या होता है? ह्यूमंस की बॉडी में इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि थाइमस जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? थायमेक्टोमी। थायमेक्टोमिक जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें थाइमस को रिमूव किया जाता है। म्यूड माइस, ये भी नहीं होगा। फिर है डी जॉर्ज सिंड्रोम या फिर नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम। आगे पूछा है द inappropriate response of immune system towards a relatively harmless antigen causing harm to the host is called। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है कि किसी इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी के एंटीजेंस को हार्म कर रहा है, यानी कि अपनी ही बॉडी के एंटीजेंस को अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी को नुकसान हो रहा है। तो ये एक इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो हमारे सेल्फ एंटीजेंस होते हैं वो हमारे लिए जरूरी होते हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्फ एंटीजेंस पे ही अटैक कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यूनो डेफिशिएंसी या फिर टॉलरेंस। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू हो जाते हैं, हमारे हेल्दी सेल्स को ही हार्म करना शुरू हो जाते हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी के केस में क्या होता है? हमारी बॉडी हमारे सेल्फ एंटीजेंस के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है। और इम्यूनो डेफिशिएंसी के केस में क्या होता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। फिर आगे बोला है
द मेजर केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी आर, हाइपर सेंसिटिविटी में जो केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? इंटरल्यूकिन्स हैं, लिम्फोकाइंस हैं, हिस्टामिन्स हैं या फिर इंटरफेरॉन्स हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स जो हैं ये ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट ग्रेव्स डिजीज, स्किड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन्स डिजीज। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज के केस में क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन है वो ओवर प्रोडक्शन करना शुरू हो जाता है। थायराइड हार्मोन जो है वो, थायराइड ग्लैंड जो है ये ज्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन सिक्रीट करना शुरू हो जाता है। तो ये ऑटो इम्यूनो डिजीज नहीं है। फिर है एचआईवी अटैक्स। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये कौन से सेल्स को अटैक करता है? टी हेल्पर सेल्स को, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को, बी सेल्स को या फिर मैक्रोफेजेस को? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। एचआईवी जो है ये हमारी बॉडी के टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरी मेल आईडी है s@sakshi@gmail.com, जहाँ पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।